नमस्कार, स्वागत है आपका केवाईसी में। और आज बातचीत होगी रेलटेल के बारे में, कंपनी के कामकाज और उसकी दिक्कतों के बारे में। कंपनी के सीएमडी संजय कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। फाइनेंस निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में बेहद सीमित दायरे में कारोबार। सिर्फ 100 अंकों की निफ्टी और 180 अंकों में घूम रहा है निफ्टी बैंक। लेकिन आज बाजार में मिड कैप का बोलबाला, इंडेक्स 0.1% ऊपर। फरवरी की बिक्री आंकड़ों से पहले ऑटो शेयर्स में दिख रही है रफ्तार। निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब 0.1% चला और आईटी और रियल एस्टेट में भी खरीदारी, लेकिन मेटल शेयर्स पर दबाव। वेदांता हिंदुस्तान जिंक डील में आ रही रुकावटों की वजह से दोनों कंपनियों की पिटाई। वेदांता आज 8% टूटा तो हिंदुस्तान जिंक 4% तक लुढ़का था। वेदांता रिसोर्स की बॉन्ड यील्ड 35% तक बढ़ी। मई वायदा कॉन्ट्रैक्ट फिर से शुरू करने के एनएससी के फैसले से जी एंटरटेनमेंट में रौनक। शेयर 6% से ज्यादा उछलकर वायदा का टॉप गेनर बना। निफ्टी मीडिया इंडेक्स में भी 1.5% तक की तेजी। और तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार में थोड़ी सुस्ती संभव। पिछले साल के 5.4% के मुकाबले 4.7% रह सकती है ग्रोथ। सीएनबीसी आवाज पर शाम 5 बजे से देखिए बड़ी कवरेज। बाजार एक बहुत ही सीमित दायरे में और सुस्त कारोबार कर रहा है, लेकिन रेड में कार कर रहे हैं। 60 पॉइंट नीचे है निफ्टी। 17,335 के लेवल को सुबह से इसी के इर्द गिर्द करीब 160-70 पॉइंट आप कह सकते हैं, उसकी रेंज में घूमता हुआ दिख रहा है। और बैंक निफ्टी एक समय ग्रीन में था, लेकिन अब वो रेड में है। केवल मिड कैप इंडेक्स एक ऐसा है जहां पे थोड़ी हरियाली देखने को मिल रही, करीब 250 पॉइंट ऊपर है। और इस बीच एक ब्रेकिंग कंपनी है, कंपनी के डिफॉल्ट होने का सवाल ही नहीं उठता। ये वेदांता के प्रवक्ता की तरफ से खबर दी गई है। जैसा कि सुबह से ये खबरें चल रही थी कि वेदांता को अपने बॉन्ड की मैच्योरिटी को पूरा करने के लिए अप्रैल में पहली तिमाही में पैसे की ज़रूरत होगी, जिसके लिए वो हिंदुस्तान जिंक के साथ एक डील करना चाहते थे। जिससे तमाम ये खबरें छपी कि शायद पैसे की चूँकि डील रुक रही है, सरकार उससे सहमत नहीं है, तो पैसे कम हो सकते हैं और डिफ़ॉल्ट का खतरा हो सकता है। लेकिन खबरों का खंडन करते हुए कंपनी की ओर से कहा गया है कि वेदांता में किसी प्रकार के डिफ़ॉल्ट की संभावना नहीं है। दरअसल मसला ये था कि हिंदुस्तान जिंक के पास जो कैश रिजर्व है उसका इस्तेमाल करना चाहता था वेदांता रिसोर्सेज, जो उनकी ग्लोबल कंपनी है, उसके कुछ एसेट्स जो है वेदांता जो है जिंक को बेचना चाहता था, जिससे कि वो फंड वेदांता रिसोर्सेज के पास जाए और उससे वो अपनी बॉन्ड यील्ड या बॉन्ड की मैच्योरिटी पे इंटरेस्ट वो सब पे कर सके। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें 29% से ज़्यादा हिंदुस्तान जिंक में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है और गवर्नमेंट इस कैश डील से सहमत नहीं थी। उसका कहना था कि शेयर स्वैप के ज़रिए ये डील की जाए। तो एक समस्या ये थी। दूसरी समस्या ये थी कि हिंदुस्तान जिंक के डाइवेस्टमेंट के लिए सरकार ने प्लान किया था कि ओपन मार्केट में वो ट्रेंचेस में इसको बेचेंगे। इसके लिए बाकायदा मर्चेंट बैंकर भी हायर किए जा चुके थे। लेकिन अगर कैश बुक से निकल जाता है हिंदुस्तान जिंक के, तो वैल्यूएशन पर सवाल खड़े होंगे। इसलिए सरकार की वो जो डाइवेस्टमेंट की स्कीम थी उस पर भी एक तरीके से ग्रहण लगता हुआ दिख रहा था, जिससे सरकार चिंतित थी। और इन दोनों खबरों के चलते फिर ये खबर निकल के आ रही कि अगर पैसा वेदांता से उसके पास नहीं आया तो क्या वो अपने बॉन्ड के ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाएंगे। इन्हीं खबरों का खंडन करते हुए कंपनी का ये कहना है कि डिफ़ॉल्ट का कोई सवाल ही नहीं है, किसी के शेयर का कोई जोखिम नहीं है, जो प्लेज शेयर्स हैं वो भी डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक तरीके से कंपनी की ओर से सफाई दी गई है वेदांता की तरफ से। खबर हमने आपको विस्तार से बताई, इस पर हम और डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये खबरें बहुत दबाव डाल रही थी वेदांता के शेयर में, क्योंकि वो स्टॉक 8% तक गिर गया था। शुरुआत में जिंक भी गिरा था, लेकिन जिंक रिकवर होकर अब 1-8% ही रह गया। लेकिन वेदांता में प्रेशर बना हुआ था, अभी भी हालांकि प्रेशर है, लेकिन स्टॉक धीरे धीरे थोड़ी सी रिकवरी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन दबाव भी बना हुआ है। क्योंकि इस सफाई के बाद क्या पिक्चर पूरी साफ हो जाएगी? क्या सरकार से और इनकी जो बातचीत है वो डील डन हो जाएगी? क्या सरकार का डाइवेस्टमेंट का हिंदुस्तान जिंक का प्लान ऑनगोइंग रहेगा और कंपनी इस अपनी मैच्योरिटी को, अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए पैसे कैसे जुटाएगी? ये सब सवालों का जवाब भी वेदांता को देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये उनकी सफाई है कि डिफ़ॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं है।
चलिए वापस लौटते हैं अपने मेहमान के पास। प्रकाश गाबा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और बाजार में जैसा हमने कहा कि एक बहुत छोटी सी रेंज में ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है पूरा मार्केट, लेकिन मिड कैप में थोड़ी सी हरियाली है। गाबा जी क्या ट्रेड लेंगे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में? निफ्टी में तो नहीं लूंगा। अच्छा था, सुबह ठीक लग रहा था, हाँ। वहां टर्न मार दिया। बैंक निफ्टी फिर भी बेहतर है, डबल बॉटम बना है, 40,000 का एक आंकड़ा है, वो संभलता है। मे भी शायद वो कह सकते हैं कि वीकली एक्सपायरी है उसका, फाइनेंशियल निफ्टी का। लेकिन बैंक निफ्टी में भी लेना नहीं चाहिए। आज का हाई पार कर लेता तो तब लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं होता तो छोड़ देना चाहिए। आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा अच्छा रहेगा, वहां सेफ है। निफ्टी बैंक निफ्टी में सेफ्टी मार्जिन थोड़ा कम है। गाबा जी वेदांता में लेंगे? देखिए वेदांता शेयर दिखाइए जरा, उसमें तो रिकवरी दिख रही है इस समय, हालांकि अभी भी 4-5% नीचे है, थोड़ी सी रिकवरी आई है। तो लॉन्ग ट्रेड बनता है क्या इसमें? कंपनी सफाई दे रही है कि कोई दिक्कत नहीं है? 264 का अगर स्टॉप लगा चले, शायद फिर लॉन्ग ट्रेड बनेगा। 282 के लिए ट्रेड कर रहे हैं, 272, मतलब 10 रुपए का अपमूव है पॉसिबल। लेकिन ये रिएक्टिव अपमूव रहेगा, क्योंकि इतना कट होने के बाद एक बाउंस मिल रहा है। इसमें स्ट्रेंथ तो नहीं है तो वीकनेस। बाउंस खेलना है तो वेदांता खेल सकते हैं, जरूरी नहीं है बाउंस खेलना पड़े हमको। खरीदने के स्ट्रेंथ होना जरूरी है, बाउंस नहीं। और ले सकते हैं लेकिन अवॉइड। हिंदुस्तान जिंक? हिंदुस्तान जिंक, हाँ आपने सुबह भी, कल क्या शायद कल भी बात की थी या आज बात की थी, यानी हिंदुस्तान जिंक। यस, हिंदुस्तान जिंक का चार्ट भी वीक है। यहाँ पर एक बेहतर ट्रेड बन सकता है, पॉसिबल है। ट्रेड कर रहा है 303 के 303.50 के आसपास, टॉप होगा 300 रुपए का हिंदुस्तान जिंक। अपमूव मिलता है तो 310 चाह सकता है। आई थिंक दोनों में अगर बेहतर ट्रेड एक है तो हिंदुस्तान जिंक है वेदांता से। वेदांता से बेटर हिंदुस्तान जिंक है, और कंपनी की सफाई है ये, जिसको हमने आपको विस्तार से बताया इसमें। लेकिन मार्केट जो है अभी पूरी तरीके से इसकी रिकवरी में मदद नहीं कर रहा है यहाँ पे। गाबा से एक क्वेश्चन आपसे और लूँगा मैं, उसके बाद मैं बढ़ता हूँ दूसरी तरफ के। जी एंटरटेनमेंट 6.25% ऊपर है। अब वो एक बार उसको फ्यूचर से निकालने की खबर आई, फिर अब जोड़ने की खबर आई, सिर्फ यही बात है, और स्टॉक गिरा था और अब रिकवर कर रहा है 196.30 रुपये पर। क्या इसको कोई लॉन्ग ट्रेड बनाया जा सकता है? जी नहीं, मैं नहीं करता। मेरे को लगता है कि जी का चार्ट वीक है। हाँ, एक बाउंस मिला था 4 दिन पहले, और कल भी एक बाउंस मिला था। अब फिर भी है तो वीक। बाउंस मिल सकता है, लेकिन बाउंस को खरीदना नहीं चाहिए, वो रिएक्टिव होता है। खरीदना चाहिए स्ट्रेंथ को। यहाँ पर स्ट्रेंथ तो फिलहाल मिसिंग है। अगर ट्रेड लेना है तो स्ट्रेंथ ले, बाउंस क्यों नहीं? तो मुझे जी के लिए ट्रेड नहीं बनता। हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन सेफ्टी मार्जिन थोड़ा कम लगता है। सेफ्टी मार्जिन कम है इसलिए छोड़ देना चाहिए। तो रिएक्शन है एक्चुअली, रिएक्शनरी मूव है ये, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। चलिए बातचीत करते हैं आज की कंपनी के बारे में, रेल टेल के। और कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंपनी ने पिछले 3 महीने में 850 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर बैक किए हैं। एग्जीक्यूशन बढ़िया, टेलीकॉम सर्विस का कामकाज चल रहा है, लेकिन मार्जिन पे दबाव है। क्यों ऐसा दबाव आ रहा है और आगे इसको कैसे कंपनी देख रही, क्या आउटलुक बनाएगी, इससे बातचीत करेंगे कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार जी हमारे साथ हैं। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। धन्यवाद जी संजय जी, ये समझाइए थोड़ा, ये कामकाज तो ठीक चल रहा है टेलीकॉम वाला, और उसमें अच्छी हेल्दी ग्रोथ भी दिख रही है, लेकिन मार्जिन पे क्यों इतना प्रेशर है और गाइडेंस आप क्यों कम कर रहे हैं? जी, देखिए, मार्केट में कंपटीशन तो हीटअप हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, और मार्जिन पे दबाव है। लेकिन बिकॉज अगर मार्जिन हमको कम करके भी अगर बिजनेस मिल रहा है तो हम बिजनेस तो नहीं छोड़ सकते। और कंपटीशन, सीइंग दी डिजिटलाइजेशन जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसकी वजह से मार्केट में बिजनेस बहुत है, और नई कंपनियां ज्वाइन कर रही हैं इस सेक्टर को। सो बेसिकली अदर देन टेलीकॉम सेक्टर आई एम टॉकिंग ऑफ, जो हमारा SI सेगमेंट है, जो IT और ICT वाले जो काम हम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट वाले काम कर रहे हैं, तो इस वजह से हम अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा रीओरिएंट कर रहे हैं। बजाय हम लोग मार्जिन केवल फोकस करने के, वॉल्यूम्स को भी टारगेट करेंगे, सो दैट कि हमारी जो एब्सोल्यूट बॉटम लाइन ग्रोथ है वो मेंटेन हो सके। तो संजय जी, फिर इसमें अगर कंपटीशन बहुत इंटेंस हो रहा है और अलग अलग बिजनेसेस से लोग आ रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट की और प्राइवेट दोनों तरफ से आपको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, तो जो आप कह रहे हैं कि हम अपने आप को रीओरिएंट कर रहे हैं, वो रीओरिएंटेशन केवल इसलिए कि हम वॉल्यूम जनरेट कर पाएँ, प्रॉफिटेबिलिटी में असर पड़ेगा ना सर? प्रॉफिटेबिलिटी, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी मेरी अगर पहले
8% हो रही थी, वो अभी 7 हो सकती है, 6 हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा प्रोजेक्ट किसी खतरे में है। हम उसमें प्रॉफिट तो बुक करेंगे। तो एक तो वो चीज है, और मार्केट में नेचुरली जो कंपटीशन होता है तो उसका जो फायदा है वो परचेजर को मिलता है और मिलना भी चाहिए। और पीछे से भी जो हमारे हम लोग कोलैबोरेशन मॉडल में काम करते हैं, हमारे कई बार पार्टनर्स होते हैं, उनके ऊपर भी हमें दबाव, उनका भी हमें देखना होता है कि उनके ऊपर भी दबाव बहुत ज्यादा ना हो। तो इसलिए I'm not saying कि हर जगह हम मार्जिन को सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन देखते हैं कि किसी प्रोजेक्ट पर्टिकुलर, किसी वर्क में, किसी काम में अगर कंपटीशन कम है तो नेचुरली हम मार्जिन को मेंटेन करते हैं और इवन बेहतर भी करते हैं। लेकिन अगर किसी काम में हमें लगता है कि यहाँ पे कंपटीशन अच्छा है, हीट अप हो रहा है, तो फिर हम अपने मार्जिन को उसी हिसाब से फाइन ट्यून करते हैं बेस्ड ऑन आवर मार्केट इंटेलिजेंस। तो मार्केट शेयर गेन करना भी एक है। अच्छा सर, ये बताइए जो टेलीकॉम सर्विसेज वाला उसकी ऑर्डर बुक कितनी है आपके अभी? टेलीकॉम सर्विस का जो हमारा ऑर्डर बुक है वो अलग से मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हमारा जो अभी प्रेजेंट करीब एनुअल इनकम हमारी होगी वो करीब 1200 करोड़ के आस, बिकॉज ये रिकरिंग ऑर्डर्स होते हैं। सो उस ऑर्डर बुक हम अलग से मेंटेन नहीं करते हैं, लेकिन जो रिकरिंग हमारा है वो करीब 1200 करोड़ के आसपास अगले साल हमें मिलना चाहिए। हाँ, मैं इसको इसलिए समझना चाह रहा था कि जो कि आपका जो प्रोजेक्ट बिजनेस है वहाँ पे रेवेन्यू भी बहुत इनकरेजिंग नहीं है। प्रोजेक्ट बिजनेस में यस, पिछले 9 महीनों में हमारा रेवेन्यू बहुत एनकरेजिंग नहीं था। उसके पीछे कुछ इंटरनेशनल ग्लोबल सिचुएशन थी, कुछ सेमीकंडक्टर सप्लाई की प्रॉब्लम्स थी, बट उसका असर अभी Q4 में आपको मिलेगा, जो वहां पे चीजें अब ठीक हो रही हैं। उस वजह से हमें उम्मीद है कि हम लोग Q4 में प्रोजेक्ट के ऊपर करीब 400 करोड़ के आसपास की नंबर बुक कर सकते हैं। और अगले साल में हमें प्रोजेक्ट बुकिंग के अच्छे अंदाज हैं, अच्छे उम्मीद है प्रोजेक्ट बिजनेस से। ओके सर, ये जो आप कह रहे हैं सेमीकंडक्टर की अभी भी शॉर्टेज है, बीच बीच में तो खबरें आ रही थी कि इतना ओवर प्रोडक्शन हो रहा है कि TSMC जैसी कंपनी को अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है, दुनिया में प्राइसेस बिल्कुल फ्लोर पे आ गए हैं, स्टिल प्रॉब्लम है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सेमीकंडक्टर इज अ टोटल इंडस्ट्री। सो हम लोग जहाँ पे काम करते हैं उस सेक्टर में हाई एंड प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट होती है, जबकि आपका जो मोबाइल फोन्स हैं या कंप्यूटर्स हैं, इन सब में जो सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत होती है वो यू कैन से कि लो एंड है। तो उसमें इस तरह की चीजें हैं, लेकिन हमारा जो है उसमें भी अब ईज आउट हो रहा है। बीच में हमारे को उम्मीद थी कि H2 में ये ईज आउट होना चाहिए था, और हम उम्मीद कर रहे थे कि हम 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट बिजनेस बुक करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा डिले हो गया है। लोग उम्मीद कर रहे थे शायद कि यूक्रेन रसिया वॉर शायद थोड़ा सा बेटर होगा और यूएस की जो सिचुएशन है वो भी बेटर होगी, लेकिन वैसा उस समय नहीं हुआ। तो लोगों ने फिर अब अपने स्ट्रैटेजीज को, सप्लाई चेन्स को रीओरिएंट करा है, और अब हमारे को उम्मीद है कि अब हमारे को सामान मिलना शुरू हो गया है। अभी कोई दिक्कत नहीं, आप कह रहे हैं Q4 में फिर अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी? Q4 में ये प्रॉब्लम हमको नॉर्मलाइज होती दिख रही है, और अगले साल तो हमें उम्मीद है कि बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। बाय Q2 ऑफ नेक्स्ट ईयर इट शुड बी नॉर्मल। Q2 नेक्स्ट ईयर, मतलब अभी तो लंबा समय लगेगा इसमें सर। अच्छा, मैं सप्लाई आनी शुरू हो गई हैं। हाँ, जो थोड़े बहुत हिचेस थे, हर्डल्स थे, वो जो भी रह जाएंगे वो Q2 में बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे। मैं ये बोल, ओके, Q2 तक नॉर्मलाइज दिख रही है, और Q4 में इसीलिए हम अच्छे नंबर ले पाएंगे। ओके सर, रेलवे बजट में बड़ा एलोकेशन किया गया है, बहुत प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि काफ़ी बिजनेसेस आ रहे हैं, तो चूंकि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होता है, किस तरीके के आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप रख रहे हैं और क्या डिस्कशंस चल रहे हैं? रेलवे के अभी तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक है जो कि रेलवे स्टेशन के ऊपर वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम लगाना है, हमको सीसीटीवी कैमरास लगाने हैं। और दूसरा जो हम अगले साल, दोनों ही प्रोजेक्ट मोस्टली अगले साल रहेंगे। जो स्टेशन वाला है वो 23-24 में हमारे को अच्छी रेवेन्यू बुकिंग दिलाएगा, और जो कोचेस वाला है 14,000 कोचेस में हमारे को सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं। उसका हम लोग ने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया है, और हमें उम्मीद है कि H2 ऑफ 24
going forward in 25 also we will have good number, and these are big ticket projects, अच्छे projects हैं. So अभी हम रेलवे में इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं. इसके अलावा रेलवे में जो सिग्नलिंग के काम है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, इन कामों में भी हम लोग अब हिस्सा ले रहे हैं. इन कामों के जो टेंडर्स आ रहे हैं उनमें हम लोग हिस्सा ले रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि 23-24 में हमें उसमें भी अच्छा बिजनेस ऑर्डर मिलेंगे. सर सिग्नलिंग वाले में तो फिर बहुत बड़े ग्लोबल जायंट्स के साथ आपकी कंपटीशन होगी. हाँ जी, कंपटीशन तो होगी. नॉमिनेशन पे कोई काम हमें नहीं मिलेगा ना हम. ओके संजय जी, रॉयल्टी शेयरिंग कितनी आप रेलवे के साथ आपकी है, और इसका स्टेटस क्या है इस समय? सी रॉयल्टी शेयरिंग अभी हम लोग जो टेलीकॉम बिजनेस से रेवेन्यू अर्न करते हैं वो 7% है. और इन व्यू ऑफ रिसेंट जो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और भारत सरकार ने जो राइट ऑफ वे और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमारे राइट ऑफ वे को और हमारे जो राइट्स हैं उनको पब्लिक किया है, तो हम लोग अभी मिनिस्ट्री के साथ उसमें वार्ता शुरू करने वाले हैं, और उस पे हम लोग आगे रिलैक्सेशन की उम्मीद करते हैं. अब आपकी डिमांड क्या है सर, क्या चाहते हैं आप? जी, आपकी आवाज. आपने जो रेलवे के साथ डिस्कशन शुरू किया, जब पब्लिक कर दिया उसको, तो आपने उनके सामने क्या डिमांड रखी है सर? नहीं, अभी हमने इनिशियल बात करना शुरू करी है. अभी डिमांड एज सच उस लेवल में हम नहीं आए हैं, लेकिन अभी बहुत लोअर लेवल में हमने डिस्कशन शुरू किया है, और इसको अभी हम इसमें करीब 2 से 3 महीने तो लग जाएंगे, तब हम ये बता पाएंगे कि हम क्या उम्मीद कर रहे हैं. मतलब एक चूंकि पब्लिक है, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, या तो रॉयल्टी कम करें या ज़्यादा आपको स्पेस दें, ROFR वगैरह. हाँ जी. ओके संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. और ये इशू चूंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए कि रॉयल्टी वाला आपने कैसे किया, चूंकि एक ऐसा मुझे जाना है कि अनरिलेटेड है, लेकिन बस जैसे कॉनकॉर का चलता रहता है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. तो 2-3 महीने बाद आपसे मैं फिर ऐसे ही बातचीत करूँगा, देखेंगे क्या निकल गया था उसमें. धन्यवाद. थैंक यू संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. रेलटेल है रेलवे की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी जो रेलवे स्टेशंस को वाईफाई, वीडियो सर्विलांस, अब बता रहे हैं सर कि सिग्नलिंग के काम में भी आने वाले हैं, और काफ़ी ऑर्डर्स इनको मिलते हैं. गवर्नमेंट के साथ कम्पीट करके लेते हैं, चूँकि प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं. नॉमिनेशन बेसिस पे नहीं कि सिर्फ नियुक्त करना है, तो इस लिहाज से कंपनी काफ़ी कामकाज करी. 111 रुपये में चल रहा है, 3 रुपये ऊपर. छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट की चर्चा. 17,334 और 40,304 नीचे की तरफ है लाल निशान पे. वीरेंद्र को जोड़िए. वीरेंद्र, क्या करना है इस समय, बेचना ही खरीदना है निफ्टी? देखिए नीरज जी, आज सुबह की कमेंट्री में बिल्कुल क्लियरली मेंशन था आवाज की कि वो जो जोन था ना जहां से कॉन्फिडेंस आता 17,443 नहीं निकला, इट्स अ सेल. और वही हाई है नीरज जी अभी तक. अब 2 पॉइंट हैं, 310, 310 और 277 यहां पे कवर करेंगे. फिर कोई ट्रेड लेना होगा तो लेंगे, लेकिन यहां पे अपनी शॉर्ट अगर आपने ऊपर कवर करी, और इनफैक्ट जो लोगों ने स्क्रीन पे लिखा भी है 310, 277 पे वो शॉर्ट कवर करेंगे. बाकी क्या करना है डेटा देख के बताऊंगा नीरज जी 2 बजे का. तो डेटा देख के वीरू बताएंगे क्या करना है, और कुछ मिनट बाद, कुछ मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड्स बाद. अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, तब तक ये डेटा देख लीजिए आपको 30-40 सेकंड में. लौट के तुरंत आते हैं और फिर आपके लिए एक स्ट्रेटजी बनवाते हैं छोटे से ब्रेक के बाद.